प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास जो है हिंदी साहित्य के इतिहास पर या हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आप लोगों के लिए हैं। और जो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, मुझे विश्वास है कि आप लोगों बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले आप लोग जो है क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जल्दी से शेयर करिए। और टाइम का ध्यान रखिए। टाइम ये है कि 3 बजे से क्लास आपकी शुरू हो जाती है। 3 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाती है। टाइम टेबल सर ने पोस्ट किया है, कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख सकते हैं। 12th का भी टाइम टेबल वहाँ पे है, 11th का भी टाइम टेबल वहाँ पे है, सारे टाइम टेबल वहाँ पे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज जो है सबसे पहले फिर आपको कह रहा हूँ कि क्लास को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न ये आता है कि भाई गद्य किसको कहते हैं, पद्य किसको कहते हैं। तो गद्य एवं पद्य में मुख्य अंतर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इसकी शुरुआत की जाती है कि गद्य और पद्य में मुख्य अंतर क्या है। क्या है भाई? गद्य मुख्यतः जो है छंद युक्त वाक्यों की रचना होती है। क्या होता है? छंद युक्त वाक्यों की रचना। गद्य क्या होता है? छंद से बनी हुई। छंद से बनी हुई। छंद क्या होता है? यात्रा, मात्रा, यति, गति, तुक, ताल, विराम आदि से आबद्ध रचना को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। और दूसरी है जबकि पद्य लयबद्ध छंदबद्ध रचना होती है। यही लिखा है यति। यति के लेखक सहायक तत्व होते हैं, जबकि गद्य लेखक के मुख, विराम चिन्ह सहायक तत्व और सिद्ध होते हैं। गद्य में मुख्य सहायक तत्व लेखक की सहायता किनके माध्यम से मिलती है? तो गद्य में यति जो होता है, विराम जिसको कहते हैं वो, और पद्य में लय, छंद आदि। हिंदी की 8 बोलियों के नाम बताइए। हिंदी की 8 बोलियों के नाम बताइए। क्या है? हिंदी की 8 बोलियां हैं भाई। कौन कौन सी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। ये क्या है भाई? कि हिंदी की 8 बोलियां हैं। बोली का मतलब क्या होता है? जो क्षेत्रीय भाषा कुछ सीमित दायरे में जो बोला जाता है उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। तो ये 8 बोलियां हैं। उसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की उपभाषाएं हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। इनकी ये क्या है भाई? उपभाषाएं। उपभाषाएं। उपभाषाएं का मतलब सहायक भाषा। एक प्रमुख भाषा होती है
और भाषा की एक सहायक भाषा होती है जो क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है। जो क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है उसको क्या कहते हैं भाई? उपभाषा कहते हैं। अब क्या है, मेरठ दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? क्या है? दिल्ली और मेरठ के पास जो भाषा बोली जाती है, उपभाषा का मतलब होता है सहायक भाषा। उपभाषा का मतलब सहायक भाषा या भाषा के भेद भी आप कह सकते हैं। एक मुख्य भाषा होती है, मुख्य भाषा के भी भेद होते हैं। तो ये खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, बघेली, ये क्या है भाई? इनके भेद हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? अनुराग समझ में आया? क्या कह रहे हैं? आप पूछ रहे थे कि उपभाषा क्या होता है। तो उपभाषा का मतलब जो मुख्य भाषा से निकली है, जो क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है, उसको उपभाषा कहते हैं। ठीक है ना? अब कह रहे हैं कि मेरठ दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली भाषा क्या है भाई? खड़ी बोली है। खड़ी साहित्यिक बोली को किस नाम से संबोधित किया जाता है? हिंदी के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कहीं पे कोई कुछ पूछना है तो फिर पूछेंगे। समझ में आया ना? हाँ, अनुराग पटेल। आगे चलते हैं। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। राजस्थानी गद्य के प्रमुख रचनाओं का नाम बताइए। तो राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं कौन है भाई? आराधना, अतिचार और बाल शिक्षा। 3 रचनाओं का नाम आपके सामने है। 3 रचनाओं का नाम जो है आपके सामने है। और उसके बाद मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ज्योतिश्वरीकृत वर्ण रत्नाकर। प्रमुख उत्तर क्या है भाई? ये है वर्ण रत्नाकर। और इसके रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वरीकृत। और जो आज तक प्राचीनतम साहित्य की, अरे खड़ी बोली बोलते हैं, खड़ी बोली बोलते हैं, कुछ लोग क्षेत्रीय बोली भी बोलते हैं ना। तो अब भारत के विषय में कहा जाता है कि कोस कोस में पानी बदले। हाँ, 3 कोस में पानी बदले, कोस कोस में बानी। जो क्षेत्रीय भाषा होती है, इलाहाबाद में ही आपके प्रयागराज गांव में जाएंगे दूसरी भाषा मिलेगी, शहर में जाएंगे दूसरी भाषा मिलेगी, चित्रकूट की चले जाएंगे, यमुना पार हो जाएंगे दूसरी भाषा मिलेगी, गंगा पार हो जाएंगे दूसरी भाषा मिलेगी। लेकिन ये खड़ी बोली के ही प्रमुख रूप से प्रयाग में लोग प्रयोग करते हैं। अब व्यक्तिगत स्तर पर भी भाषा होती है। अभी मान लीजिए कि कोई आकर के प्रतापगढ़ से यहाँ बस गया है, तो रहता तो यहाँ है, लेकिन भाषा में परिवर्तन होगा, बोली में परिवर्तन होगा ना। चलते हैं आगे कि ब्रज भाषा के गद्य की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ब्रज भाषा के गद्य के 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ब्रज भाषा के गद्य कौन कौन से हैं भाई? 2 रचनाएं कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस मंडन। क्या है? श्रृंगार रस मंडन और 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता। समझ में आ रहा है? कहीं पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और आप लोग जल्दी से क्लास तो शेयर कर दीजिए। किसी ने क्लास शेयर किया? कमेंट तो लिखिए, कुछ पता तो चले क्या हो रहा है। आप लोग बस बिल्कुल से
बताते भी चलिए ना, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, शेयर किए हैं कि नहीं किए हैं। ब्रज भाषा के सबसे प्राचीन मौलिक ग्रंथ का नाम बताइए। ब्रज भाषा के सबसे प्राचीन मौलिक ग्रंथ कौन है भाई? ब्रज भाषा के सबसे प्राचीन मौलिक ग्रंथ का नाम बताना है। कौन कौन सा है? ब्रज भाषा के सबसे प्राचीन मौलिक ग्रंथ हैं गोरखनाथ कृत गोरखसार। क्या माना जाता है भाई? गोरखनाथ के द्वारा रचित गोरखसार माना जाता है। ठीक है, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, बार बार कह रहा हूं। खड़ी बोली गद्य की सबसे पहली रचना कौन सी है? बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है भाई? खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना है गोरा बादल की कथा। सबसे प्राचीन रचना क्या है? गोरा बादल की कथा है। और जिसकी रचना किसने की है? जटमल ना, जटमल ने गोरा बादल की कथा की रचना की है। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कुछ जो है, अब देखिए, कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के उन 2 हिंदी शिक्षकों के नाम लिखिए जिन्हें खड़ी बोली का प्रारंभिक उन्नायक माना जाता है। 2 शर्तें होनी चाहिए। पहली, दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़े होने चाहिए और खड़ी बोली के उन्नायक हों, खड़ी बोली के विकास में सहयोग देने वाले हों। तो क्या है ये? लल्लू लाल और सदल मिश्र। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक हैं और दोनों ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या किया भाई? महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब देखिए, ईसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। कौन? राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल और ईसा अल्लाह खां। इन तीनों लोगों की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो है, सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है, ईसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, राम प्रसाद विश्व निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ और लल्लू लाल प्रेम सागर। ये हैं इनकी जो है प्रमुख रचनाएं। नायक का मतलब होता है बेटा, जैसे फिल्म में हीरो होता है, जैसे फिल्म में हीरो होता है ना, वैसे ही साहित्य में, काव्य में, गद्य में नायक होता है। नायक का मतलब होता है जिसके पीछे पीछे पूरा कथानक, पूरी कहानी चलती है, उसको नायक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? नायक उसको कहते हैं जिसके पीछे पूरी कहानी या कथानक चलता है, उसको नायक कहते हैं। आगे चलते हैं भाई। देखिए, गद्य काव्य किसे कहते हैं? अब भाई देखिए, गद्य का मतलब अभी पहले हमने बताया था कि गद्य का मतलब क्या होता है। जो लय, तुक, ताल, यति, गति, विराम आदि से मुक्त रचना होती है, वो गद्य होती है। अब ये कह रहे हैं कि गद्य तो ठीक है, लेकिन गद्य काव्य, गद्य भी हो और काव्य भी हो, ऐसी कौन सी रचना हो सकती है? तो ऐसी रचना के लिए कह रहे हैं भाई, गद्य हो लेकिन उसमें काव्य की जैसे
काव्य की जैसे अर्थ को बताने की क्षमता हो। भले ही वो गद्य हो, लेकिन अर्थ की दृष्टि से, बताने की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से वो क्या हो भाई? वो क्या हो? वो काव्य के समान हो। काव्य के समान रस देने वाली, अर्थ देने वाली, भाव देने वाली, जिसमें शक्ति हो, भले ही वो गद्य हो, लेकिन वो काव्य कहे जाने के योग्य है। आगे चलते हैं। यात्रा वृत्त किसे कहते हैं? यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त माने यात्रा का वर्णन, वृत्त माने चरित्र वर्णन। तो जहां पर भाई यात्रा का वर्णन किया जाएगा उसको यात्रा वृत्त कहेंगे। जहां पे जीवन परिचय कहा जाएगा उसको जीवन परिचय कहेंगे। तो जिस विधा का प्रयोग किया जाएगा उसको उसी नाम से, शब्द का विधा पर बहुत गहरा प्रभाव या असर पड़ता है। ठीक है ना? शब्द का, जो शब्द का अर्थ होता है, अब जैसे यात्रा वृत्त है तो यात्रा का वर्णन होगा, संस्मरण है तो किसी याद कहानी की बात होगी, याद किया जाएगा घटनाओं को। कहानी में कहानी होती ही है, रची जाती है। तो हर चीज का जो शब्द होता है, जो संज्ञा होती है, उसका उसमें बहुत महत्व होता है। करें लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा के अनुभव का वर्णन प्रस्तुत करता है, वह यात्रा वृत्त कहा जाता है। क्या करता है भाई? जब लेखक क्या करता है, कहीं गया और उस यात्रा के अनुभव को लिपिबद्ध करता है, लिखता है, लिपिबद्ध करता है, लिखता है, तो उसे क्या करता है भाई? उसे यात्रा वृत्त के नाम से जाना जाता है। उसे यात्रा वृत्त के नाम से जाना जाता है। दो यात्रा वृत्तांत लेखकों को उनकी एक एक कृतियों के नाम के साथ लिखिए। हिंदी का मतलब बेटा, जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाए थे पहली क्लास में, बहुत डिटेल से बताया हुआ है। हिंदी का, जब हिंदी की पहली क्लास चली थी, आदिकाल जब हमने पढ़ाया था, तो वहां पर हिंदी के विषय में, हिंदी शब्द के विषय में, हिंदी भाषा के विषय में बहुत डिटेल से बताया है। वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो कह रहे हैं, दो यात्रा वृत्तांत लेखक राहुल सांकृत्यायन तथा मोहन राकेश। राहुल सांकृत्यायन और मोहन राकेश, जिनकी रचनाएं हैं घुमक्कड़ शास्त्र और आखिरी चट्टान। इनकी रचनाएं कौन है भाई? घुमक्कड़ शास्त्र और आखिरी चट्टान, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आगे देखिए, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ठेले पर हिमालय। अब देखिए भाई, हिमालय कहाँ होता है? ठेले का मतलब जो जिसमें सब्जी बेचने वाले होते हैं हमारे यहाँ इलाहाबाद में, उस पर जो है, जो लेकर के घूम घूम करके, चार पहिया होती है, लकड़ी का ऊपर से ढांचा बना होता है, उसे ठेला कहते हैं हमारे यहाँ, जिसको हाथ से ठेल करके ले जाया जाता है। तो वहां पर क्या है? ठेले पर हिमालय। अब ठेले पर हिमालय का मतलब क्या हो जाएगा? हिमालय इतना बड़ा ठेले पर आएगा क्या? क्योंकि हिमालय पर हमेशा बर्फ होती है। हिमालय पर क्या होता है भाई? हमेशा बर्फ होती है। तो कोई बर्फ की शिला है, कोई चट्टान है, कोई बहुत बड़ा आकार का बर्फ है, जिसको क्या करना होता है भाई? जिसका क्या करना होता है कि ऐसा लगता है कि ठेला पर रखा तो बर्फ है, लेकिन बड़ा आकार होने के कारण और लेखक की कल्पना के कारण, लेखक की कल्पना के कारण जो है वो हिमालय जैसा लगता है। क्योंकि क्या कर सकता है कवि? कवि राई को पर्वत कर सकता है, पर्वत को राई कर सकता है ना।
ये तो भगवान का गुण होता है, राई से पर्वत करे पर्वत राही माही ना। लेकिन फिर भी कवि भी अपनी वर्णन की क्षमता से, कवि क्या करता है, अपनी वर्णन की क्षमता से बहुत कुछ कर सकता है। कैसा भी सुंदर वर्णन कर सकता है, कैसा भी विभत्सकारी वर्णन कर सकता है। कवि में वो क्षमता होती है, वो सामर्थ्य होता है कि वो आसमान में फूल खिला सकता है, रेगिस्तान में जल बहा सकता है, धारा बहा सकता है, कुछ भी कर सकता है। असंभव को संभव करना किसका काम है भाई? कवि का काम है, क्योंकि वो कल्पनाओं के संसार के हिसाब से चलते हैं, कल्पनाओं के संसार के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? भेंट वार्ता मिल करके क्या करना, मिलना और फिर बात करना। भेंट वार्ता क्या करते हैं भाई? मिले, बात किए। और साक्षात्कार क्या होता है ना? अब देखिए, साक्षात्कार सामने आना, किसी से भेंट करके उसका परिचय जानने का प्रयास करना क्या होता है? भेंट वार्ता के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? और साक्षात्कार जा करके प्रस्तुत होना, और वहां पे 1 to 1 होता है ये साक्षात्कार। कभी ऐसा हो सकता है कि एक पक्ष में कई हों, लेकिन एक पक्ष में एक जरूर होगा। आगे कहते हैं कि हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम बताइए। सबसे पहला दैनिक समाचार कौन होता है भाई? जो प्रतिदिन निकलता है। दैनिक समाचार माने प्रतिदिन निकलने वाला समाचार पत्र, जैसे दैनिक जागरण है ना, अमर उजाला है, इस तरह से जो रोज की खबरें लाते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम, जिसमें हिंदी की घटनाएं, हिंदी साहित्य की घटनाएं प्रतिदिन निकलती हूं, उसे क्या कहेंगे? हिंदी का दैनिक समाचार पत्र के नाम से उसको संबोधित कहेंगे। तो वो कौन था भाई? सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण। सुधावर्षण माने अमृत को बरसाने वाला शाब्दिक अर्थ ना। तो अमृत कैसे बरसाएगा? नए नए शब्द आएंगे, नई नई रचनाएं आएंगी, जिसके कारण से क्या करेंगे भाई? ज्ञान बढ़ेगा, कुछ सीखेंगे। समझ में आ रहा है ना? बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं भाई, फिर आगे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। क्या प्रॉब्लम है भाई यादव जी? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम भी बता दीजिए ना, केवल आप बता दिए कि प्रॉब्लम है, बस हो गया। प्रॉब्लम भी बता दिया करिए कि यहां पे ये दिक्कत हो रही है। और हिंदी साहित्य के इतिहास से, हिंदी साहित्य के इतिहास से होता क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव। एक प्रश्न रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चुन करके लिखना होता है। इस तरीके से 10 प्रश्न आते हैं। हाँ, ठीक है, 10 प्रश्न आते हैं। चलते हैं अगला कि रिपोतार्ज किसे कहते हैं। अभी रिपोतार्ज की बात हमने ऊपर की थी। रिपोतार्ज की संज्ञा से किसे संबोधित किया जाता है, रिपोतार्ज किसे कहते हैं, वो क्या है भाई?
रिपोर्ताज में किसी घटना का वर्णन इस तरह से किया जाता है कि क्या किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। क्या करता है भाई? पाठक उससे प्रभावित हो जाता है, माने मिलेंगे, बात करेंगे, पढ़ेंगे, ऐसी शैली ही होती है। फिर क्या करता है? रिपोर्ताज का हाल इस प्रकार से लिखा जाता है कि जैसे वह आंखों से देख रहा हो। क्या करता है भाई? जैसे बिल्कुल मिल रहे हो ऐसा। इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशिष्टताओं का निजी और निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा विवेचन किया जाता है। क्या किया जाता है? बैठते हैं, मनोविज्ञान के अनुसार, विज्ञान के अनुसार, तर्कों के आधार पर क्या करते हैं? एक निष्कर्ष निकालते हैं। बैठे, बात किए, वर्णन किया, वर्णन करने के बाद उसका एक निष्कर्ष निकाला, मनोवैज्ञानिक तरीके से और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निकाला जाता है। हिंदी के 2 रिपोर्ताज लेखकों का नाम लिखिए। हिंदी के 2 रिपोर्ताज लेखक कौन कौन है भाई? विष्णु प्रभाकर और प्रभाकर मचवे। विष्णु प्रभाकर और प्रभाकर मचवे क्या है? हिंदी के 2 रिपोर्ताज। पाठक का मतलब पढ़ने वाला, पाठक का मतलब पढ़ने वाला। जो पाठक और श्रोता 2 चीजें होती हैं। क्या होता है? पाठक और श्रोता। श्रोता का मतलब सुनने वाला और पाठक का मतलब पढ़ने वाला। एक शब्द होता है दृष्टा। दृष्टा माने देखने वाला, दृष्टा माने देखने वाला होता है। ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए ना। क्या है हंस पत्रिका के संपादक का नाम? प्रेमचंद्र जी। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया है? प्रेमचंद्र जी या मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है। एक बार आप लिख देते हो यादव जी कि प्रॉब्लम है, एक बार लिखते हो कि नहीं है, मैं समझ नहीं पाता हूं ना। क्यों भाई? जल्दी बताइए, चलते हैं आगे। काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के भाई 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य 2 काव्य के 2 भेद होते हैं। श्रव्य काव्य उसको कहते हैं जिनको अपनी कानों के द्वारा, कर्णेंद्रियों के द्वारा सुना जाता है, उसे क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य कहते हैं। जिनको आंखों के द्वारा देखा जाता है उनको दृश्य काव्य कहते हैं। उनको क्या कहते हैं भाई? दृश्य काव्य कहते हैं। काव्य के 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। भाई एक भेद और हो सकता है, जैसे श्रव्य, दृश्य काव्य। लेकिन प्रमुख भेद कितने होते हैं भाई? 2 ही होते हैं। एक तीसरा भी हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। ठीक है। तो कह रहे हैं कि श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं, इसको हमने पढ़ाया है। सबसे पहले जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना शुरू किया था तो ये चीज हमने आपको टॉपिक के रूप में पढ़ाई है। काव्य के भेद ना, काव्य के लक्षण, काव्य के लक्षण, काव्य के भेद, माने काव्य किसको कहते हैं, कितने भेद होते हैं, और उन भेदों में से जैसे महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान काव्य, इसके विषय में भी हमने बताया है। कह रहे हैं कि श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। फिर प्रबंध काव्य के भी होते हैं, मुक्तक काव्य के भी भेद होते हैं।
जिसको पहले टर्न पे हमने बताया, जो शीर्षक आपको बताया हूं उसी शीर्षक में पूरे विस्तार से पढ़ाया गया है। फिर कहते हैं प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य के मुख्य अंतर कौन सा है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में क्या है भाई, क्या अंतर है। प्रबंध काव्य वह काव्य होता है जिसमें कथानक लगातार निरंतर चलता रहता है, एक पद का दूसरे पद के अर्थ से संबंध होता है, जिसका नायक उच्च कुल में उत्पन्न होता है जैसे बताए हैं। और मुक्तक काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य का प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र होता है। मुक्तक काव्य का प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र अर्थ रखता है, जैसे रहीम के दोहे ना। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य क्या होता है, यही तो बता रहे हैं। प्रबंध काव्य वो काव्य होता है कि जिससे पहले पद का दूसरे पद से संबंध होता है ना। जैसे रामचरितमानस है, क्या है, पहले पद का, पहले कांड का, एक पहले कांड में जो घटना हो गई दूसरे कांड में उसके आगे की घटना का वर्णन होता है, ये प्रबंध काव्य होता है। और मुक्तक काव्य वो होता है भाई, मुक्तक काव्य वो होता है जो क्या करता है, काव्य का प्रत्येक पद प्रत्येक अंश स्वतंत्र होता है ना। चलते हैं आगे भैया, हमें श्रव्य काव्य पढ़ना है, दृश्य काव्य हमारे सिलेबस में नहीं है, दृश्य काव्य को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी तो बहुत कुछ दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है। प्रबंध काव्य में कोई कथा काव्य का आधार होती है, इसमें किसी क्रिया अथवा घटना का काव्यात्मक वर्णन होता है। मुक्तक काव्य में काव्य का वह रूप है जिसमें पद तो कई हो सकते हैं लेकिन प्रत्येक पद स्वयं में पूर्ण होता है, उसमें पारस्परिक संबंध का होना अनिवार्य नहीं है। एक पद का दूसरे पद से संबंध जो होता है वो फिर बता रहा हूं क्या होता है, प्रबंध काव्य में होता है, और मुक्तक काव्य में एक पद का दूसरे पद से कोई संबंध नहीं होता, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भी मैंने बताया था रहीम के दोहे, जैसे रहीम के दोहे क्या है, मुक्तक काव्य के उदाहरण है। जैसे बिहारी के दोहे मुक्तक काव्य के उदाहरण है ना। आगे चलते हैं। फिर क्या है, आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न नामों से किन्हीं दो नाम का उल्लेख करिए। आदिकाल के लिए विभिन्न नाम प्रयोग में लाए गए हैं। जब आदिकाल बताया गया है तो कम से कम वहां पे 7 आदिकाल की जो क्लास है कम से कम 7 नाम उसके हैं, 7 नामों का पूरे डिटेल से बताया गया है, वहां जा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब कहते हैं आदिकाल के 2 प्रमुख चारण काल और वीरगाथा काल। आदिकाल के 2 प्रमुख नाम हैं वीरगाथा काल और चारण काल, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो रही तो बताएं, किसी को कोई दिक्कत हो रही तो बताइए। बोलो भाई। ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल। उसके बाद है आदिकाल की 2 प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। आदिकाल की 2 प्रमुख, असिद्ध सामंत काल, चारण काल, वीर काल, बीज वपन काल ना। अच्छा, बहुत अच्छा है, कम लोग हैं। अरे बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। जब ज्यादा बच्चे होते हैं
तो और उत्साह आता है टीचर को। समझ रहे हैं ना? जैसे क्या होता है, टीचर एक मदारी होता है। टीचर क्या होता है? एक मदारी होता है। अब वो जादू दिखाना चाहता है, लेकिन 5 लोग खड़े हैं। 5 लोग खड़े हैं तो क्या करेगा? मन में उमंग रहेगा क्या? उत्साह रहेगा क्या? शिक्षक एक मदारी है। शिक्षक एक मदारी है और वो जब अपनी डुगडुगी बजाए, डुगडुगी जानते हैं ना? जब वो डुगडुगी बजाए, जब तक चारों तरफ से लोग उसको घेर न लें कि दिखाओ भाई क्या दिखा रहे हो, दिखाओ भाई क्या दिखा रहे हो, तब तक उसको दिखाने में वो जोश आने वाला नहीं है। ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि कोई बात करेगा कुछ करेगा, ये तो ऑनलाइन है। हाँ, डमरू डुगडुगी वही कह लीजिए, कोई बात नहीं है। क्या करना है? जितनी ही संख्या होगी, जितनी गैदरिंग होगी, उतने पढ़ाने में मजा आएगा। और जिस दिन आप लोग खूब गैदरिंग करेंगे, उस दिन की क्लास आप अपने आप देख लीजिएगा, किसी भी टीचर की हो, कहीं भी हो। जब ज्यादा भीड़ होती है तो डुगडुगी वाला अपनी कला है ना, उसकी एक एक परत जो है दिखाना चाहता है। उससे एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपने मंत्र नाम का पाठ पढ़ा होगा, 9th या 10th में है। जब वो कैलाश जाता है, लोग कहते हैं कि भाई अपना सर्प दिखा दो। तो क्या होता है, जब भीड़ लग जाती है, कोई कहता है दिखाओ, कोई कहता है न दिखाओ, और होता क्या है अंत में, जब सब लोग पूछने लगते हैं तो कैलाश बिना दिखाए रहा नहीं जाता है, उससे रहा नहीं जाता है। अपनी एक एक विशेषता को, एक एक सांप को ऊपर रखता, दिखाता, खोलता, कबर्ड खोला जहां रखा है, निकाला, दिखाया, बताया उसके गुण के विषय में, उसके स्वभाव के विषय में, और बताने के बाद फिर अंदर रख देता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? जितने लोग देखने वाले हैं, जितने लोग पढ़ने वाले हैं, जब ये संख्या बढ़ेगी ना, तो अपने आप उमंग, उत्साह और जोश बढ़ जाता है। इसलिए ये मत कहिए कि कम लोग हैं, हाँ ये कहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं, ये बात तो ठीक है। ये कहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। कोई भी आ जाए, चाहे जितनी भीड़ हो, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे जितनी भीड़ हो, अरे हजारों में जब टॉप करोगे तब तो माने रखाएगा, और जब अकेले ही परीक्षा देने वाले हो टॉप कर गए तो क्या माने रखेगा? कुछ नहीं। तो हजारों में जब गिनती हो आपकी, तब मान लेना कि आप में कुछ दम है। और पता चला अकेले ही पढ़े, अकेले ही पास हो गए, क्या दम है? ना किसी से टक्कर, ना किसी से सामना, ना कहीं पर संघर्ष, क्या मतलब है? ठीक है, चलिए आगे। तो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं भाई। आदिकाल की 2 प्रमुख रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो कहते हैं जय चंद्र प्रकाश, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, नरपति नाल, जगनिक, बीसल देव रासो, इस तरह की तमाम सारी रचनाएं हैं आदिकाल पर। फिर मैं कहूंगा कि आदिकाल पर फोकस करिए। एक तरह से ये प्रश्नों के माध्यम से एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रश्नों के माध्यम से एक बार जो 4 काल आपने पढ़े हैं, चारों काल पढ़े हैं, उन चारों कालों का आपको रिवीजन करने की कोशिश की जा रही है। रिवीजन करिए, पढ़िए, याद करिए। और एक चीज और कि 9th to 12th ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, 9th to 12th जो है, जो भी हिंदी पढ़ रहा है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें आपको यहीं पढ़नी है। 9th में है तो भी, 10th में है तो भी, 11th में है तो भी, 12th में है तो भी, हर जगह आपको ये पढ़ना है। इसका स्टैंडर्ड, जिस स्टैंडर्ड से ये पढ़ाया जा रहा है, ये इंटर लेवल से पढ़ाया जा रहा है। इसको पढ़ने के लिए 9th में थोड़ा सा, 10th में थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो ये समझ में आने वाला है।
आगे चलते हैं। आगे वीर गाथा काल के एक प्रमुख कवि और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। क्या कह रहे हैं? अभी रचनाओं के नाम बताए, भी कवि भी बताए ना, अभी रचनाओं का नाम बताए, कवि भी बताए। एक का फिर उन्होंने बता दिया भाई, प्रमुख कवि चंद्रवरदायी, इनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी, ये एक प्रमुख कवि हैं, उनकी रचना है। कवि तो बहुत हैं। फिर आदिकाल जाइए, वहां पे सूची पड़ी हुई है, 10-15 की होगी। उसके बाद हिंदी साहित्य के प्रथम कवि का नाम बताइए। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि का नाम आप लोग बताएंगे और फिर वही आदिकाल में जाएंगे, वहां पे सबसे ऊपर लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है, पढ़ाया गया है, बताया गया है। कौन है? सरहपा। प्रथम कवि कौन है भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने चंद्रवरदायी को तथा राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, परंतु सर्वमान्य मत के अनुसार सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। प्रथम कवि कौन है भाई? सरहपा हैं। मैक्सिमम विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है। ठीक है, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हैं कि आदिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां का मतलब क्या होता है भाई? विशेषताएं। आदिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? युद्धों का सजीव वर्णन, वीर रस के साथ श्रृंगार का प्रयोग, वीर और श्रृंगार का प्रयोग, आश्रयदाताएं, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा और युद्धों का सजीव वर्णन। ये है तो बहुत सी। चलते हैं आगे। आदिकाल के सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के एक एक प्रमुख कवि का नाम लिखिए। कौन से हैं? आदिकाल के सिद्ध साहित्य कौन है? प्रमुख कवि सरहपा हैं, तथा जैन साहित्य के प्रमुख कवि जो है जिन विजय। क्या नाम है? जिन विजय हैं। ठीक है, आप लोग अपने साथियों तक क्लास को शेयर नहीं करते हैं। अपने साथियों तक भी हमारी बात पहुंचाइए भाई ना। आपके सहपाठी होंगे, साथ में पढ़ने वाले लोग होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसके पास 10, 20, 50 मित्र ना हो। 10, 20 तो होते ही है ना। और आप लोग जो है, आप लोग जब ये काम करेंगे तब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तभी वो उमंग, वो जोश, वो उत्साह आप में भी दिखेगा। आपको भी लगेगा कि इतने बच्चों के बीच में मैं जवाब दे रहा हूं, बता रहा हूं। नहीं तो बस केवल ऐसे ही रहेगा, अकेले बैठ के मुंह लटकाए पढ़ते रहोगे, कोई मजा आने वाला नहीं है। आदिकाल के साहित्य के कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? पहला क्या है भाई? आदिकाल के साहित्य को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। 5 भागों में विभाजित किया जाता है आदिकालीन साहित्य को। क्या नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, इस प्रश्न को समझने के लिए, ये जो प्रश्न उत्तर हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में बटा है।
आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। जब इन चारों को पढ़ेंगे तब जाकर के ये समझ में आएगा क्लियर। अब आपने क्या किया है कि 1 से 10 तक की गिनती आपको आती नहीं, आप 11 से सीख रहे हैं, तो फिर कैसे समझ में आएगा? क्योंकि ये विषय ऐसे हैं कि वहां से जुड़े हुए हैं। और जब इसको पढ़ लेंगे ना बेटा, तो जो गद्य पद्य पढ़ाया जाएगा वो भी और अच्छे से समझ में आएगा ना। ठीक है, और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा माना जाता है? जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रूपरास। क्या नाम है भाई? रूपरास माना जाता है। जैन साहित्य का सबसे प्रमुख लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा माना जाता है? रूपरास माना जाता है। ठीक है, हाँ ये बात हो सकती है, जब आप पहली बार पढ़ेंगे, कभी पढ़े ही नहीं है तो फिर कैसे समझ में आएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए, चारों कालों का इतिहास पढ़िए, और चारों कालों का इतिहास पढ़ने के बाद जब ये क्वेश्चन आंसर की बारी आती है, इनको पढ़ेंगे तो समझ में निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना आज की क्लास का समापन है अब। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। हम लोग तो हर साल पढ़ते हैं, हर साल पढ़ाते हैं ना। जब भी आप भी हर साल पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा। चलिए ठीक है, आप लोग इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए, अपने साथियों को जोड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। ओके, टाय टाय बाबा।